नमस्कार, हमारे खास प्रोग्राम शतरंज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीष। 24/7 देख रहे हैं आप। रामचरितमानस पर बयानबाजी से शुरू हुआ विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। इस कड़ी में एक कदम आगे बढ़ते हुए उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य पर निशाना साधा। अखिलेश यादव ने कहा कि सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक शूद्र को अपने साथ रखा हुआ है। अखिलेश यादव के इस बयान से यूपी की सियासत में बवाल होना तय माना जा रहा है। लोकसभा चुनाव में गठबंधन पर अखिलेश यादव ने कहा कि चुनाव के वक्त ही इसके बारे में कोई फैसला करेंगे। अखिलेश यादव के इस बयान पर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने पलटवार किया और कहा कि अखिलेश फ्रस्ट्रेशन में है, उन्हें इलाज की आवश्यकता है। लगातार 4 बार हारे हैं, 5वीं बार भी हारने जा रही है। वो फ्रस्ट्रेशन में है, वो सहारनपुर आए तो उनका इलाज मेडिकल कॉलेज में करा दिया जाए। ये बीजेपी सच नहीं सुनना चाहती। अगर कोई लोकतंत्र में और खासकर हमारा पत्रकार भाई अगर कोई खबर सही चलाना चाहेगा तो बीजेपी के लोग प्रशासन के इशारा कर देंगे कि इसको जेल भेज दो, झूठे मुकदमे लगा दो, हत्या हो जाएगी, हत्या कर देंगे, लेकिन धारा 302 नहीं लगेगी। और जिसने कुछ नहीं किया होगा उसे मारपीट से लेकर के गंभीर धारा लगा देंगे। क्या जो पत्रकार था मंच में मारपीट की थी वो सब देखा है सबने, उसमें मंच की मारपीट की धारा लगा के जेल भेज दिया। हमारे मुख्यमंत्री जी ने एक शूद्र को अपने बगल में रखा हुआ है। ममता जी से मिल रहे हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी ने एक शूद्र को अपने बगल में रखा हुआ है। उम्मीद क्या करोगे उनसे कि 5000 साल से ज्यादा की लंबी लड़ाई है, लेकिन लड़ाई अब हम लोग जीतने के करीब पहुंच गए हैं। इसलिए बीजेपी को परेशानी है, इसीलिए वो मुख्यमंत्री अपने बल में शूद्र को रखते हैं तो उससे बुलवाते हैं। भैया क्या माना जाए कि आप ये पूछिए अब शूद्र है नहीं है। बीजेपी पहले से घबराई हुई है कि मैनपुरी मॉडल क्या है। अब वो हो सकता है मैनपुरी घूम रहे हो, रिसर्च कर रहे हो कि मैनपुरी में कैसे बीजेपी इतना बुरा हारी है। मैं पत्रकार साथियों आपके माध्यम से और अपने संगठन के लोगों से कहूंगा, आलोक साहब जी से, जिलाधिकारी से पूछें कि आयोजन कहाँ होगा जिसमें हम लोग भी सब शामिल हो जाके। कम से कम जिलाधिकारी बताएं प्रसाद कहाँ मिलेगा, तो हम लोग सब जाएंगे, प्रसाद लेके आएंगे, क्योंकि सरकार का पैसा है, जनता का पैसा, और जनता के पैसे से आयोजन तो हमारा आपका कार्यक्रम। अखिलेश यादव ने दिल्ली में आपका नाम लिए बिना कहा कि मुख्यमंत्री योगी जी अपने साथ शूद्र रखते हैं, इस पर आप करें। थोड़ा फ्रस्ट्रेशन में, स्वास्थ्य ठीक नहीं है, जल्दी से अच्छी जांच करा लें, स्वास्थ्य अच्छा हो। ऐसी काड़ा करते हैं, लगातार 5 बार हारने जा रहे हैं, 27 में फिर हारेंगे, ऐसा भरोसा करते हैं। ये परेशानी उनकी है। अगर कभी आवे सहारनपुर तो हमारे मेडिकल कॉलेज में उनकी जांच करवाएं। वार पलटवार दोनों के बीच में जारी है, अखिलेश यादव और डिप्टी सीएम के बीच में, और कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। हमारे साथ हमारे मेहमान भी जुड़े हुए हैं। अब्दुल्ला आरिफ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस नेता मुमताज पठान, सपा नेता राशिद आरिफ, हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दोनों मेहमानों का स्वागत है में। राशिद, सबसे पहले रुक आपका कर लेते हैं। राशिद, देखिए किस तरह से जो वार पलटवार है वो दोनों के बीच में जारी है। अखिलेश यादव चाहे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य है। अब यहाँ पर मुद्दे सारे गौड़ हो गए हैं, बेरोजगारी और ये सारे मुद्दे गौड़ हो गए हैं। अब फिर बात आ गई है किस पर, शूद्र को लेकर, मतलब शूद्र की राजनीति को लेकर ही अब वो आगे बढ़ना चाहते हैं। शूद्र और जनजाति जनगणना को लेकर ही अखिलेश यादव जो इस बार 2024 का चुनाव है वो लड़ेंगे। ये तो अब लगभग तय माना जा रहा है। नहीं, देखिए मनीष, आपको बता दूं जिस तरह से सूत्र का मामला निकला था और कहीं ना कहीं रामचरितमानस को लेकर जिस तरह से विवाद लगातार बढ़ता चला गया और बीच में ये थम भी गया था, क्योंकि अखिलेश यादव ने विधानसभा सत्र के दौरान ये बात कही थी कि रामचरितमानस का मुद्दा कोई भी नहीं उठाएगा, लेकिन अखिलेश यादव ने खुद विधानसभा सत्र के आखिरी दिनों में ये मुद्दा उठाया। तो देखिए ये मुद्दा खुद अखिलेश यादव जिंदा रखना चाहते हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात आपको बता दूं कि रामचरितमानस के अखिलेश यादव बयान देते हैं कि हम खिलाफ नहीं है, सिर्फ हम चौपाई के, इसको संशोधन की जो मांग की गई उसको देखना चाहिए। 5000 पुरानी लड़ाई बता रहे हैं, लेकिन समाजवादी को समय समय पे ये चीजें याद आती है। दूसरी चीज आपको बता दूं कि नगर निकाय चुनाव बहुत ही करीब है। अगर कोर्ट में इसको आदेश को जो सर्वे हुआ था, सर्वे जो मुख्यमंत्री मोहर लगा दी, तो सर्वे की रिपोर्ट कोर्ट में जमा होती है, उसके बाद में निकाय चुनाव के आदेश आ जाते हैं।
तो कहीं ना कहीं सरकार अगले महीने चुनाव भी करा सकती है। तो कहीं ना कहीं ये भी देख सकते हैं कि नगर निकाय चुनाव ये एक बड़ा चुनाव माना जाता है, क्योंकि ये ग्रामीण का चुनाव होता है। कहीं ना कहीं इससे दशा और दिशा भी संगठन की दिखाई देती है। तो अखिलेश यादव इस चुनाव में जो है ये मुद्दा जिंदा रखना चाहते हैं, क्योंकि पिछड़ी जाति को साधने को लेकर अखिलेश यादव लगातार जाति देखिए जाति जनगणना की भी बात लगातार कह रहे हैं, और इस मुद्दे को अखिलेश यादव जिंदा रखेंगे। और आपको ये भी बता दूं, नगर निकाय चुनाव में अगर परिणाम अच्छे हुए तो कहीं ना कहीं ये मुद्दा आपको 24 तक दिखेगा, वरना ये मुद्दा जो है आपको नगर निकाय चुनाव के बाद देखिए बदलता हुआ दिखाई देगा। देखिए, जब नेता कोई बयान देता है तो बहुत ही सोच समझ के देता है। पहले ये हो रहा था कि स्वामी प्रसाद मौर्य का जो बयान है वो कहीं ना कहीं निजी हो सकता है, उनका अपना हो सकता है, लेकिन उस मुद्दे को लगातार अखिलेश यादव जिस तरह से डिफेंड कर रहे हैं, तो अब ये समझ में आती है कि वो राजनीतिक मुद्दा था। और कहीं ना कहीं पिछड़ी जाति को लेकर अखिलेश यादव जो 90 का जो चलन था, जिस तरह से चुनाव होते थे कि मुस्लिम है जाति पिछड़ी जाति है सब कुछ जोड़ के जिस तरह से जाति के चुनाव होते थे, उसी तरह के काम किए जाए। क्योंकि आपको बता दो, अखिलेश यादव देखिए 17 का चुनाव लड़ चुके हैं, 19 का चुनाव लड़े, 22 का चुनाव लड़े। विकास की बात उन्होंने कही, काम बोलता है, लेकिन कहीं ना कहीं जनता ने उनको नकार दिया। जनता 5 किलो जो अनाज फ्री मिल रहा है उसको लेकर बड़ा उत्साहित है। कहीं ना कहीं वो रिजल्ट भी चुनाव में देखने को मिल रहा है। तो अखिलेश यादव ने अपने लिए समीकरण बनाए हैं कि जाति जनगणना को लेकर और पिछड़ी जातियों को अपने साथ जोड़ के ये चुनाव लड़ा जाए। लेकिन मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी ने भी इसका बड़ा मुकाबला करने के लिए एक कहीं ना कहीं ट्रम्प कार्ड खेल दिया है। देखिए, 22 तारीख को नवरात्र चैत्र जो शुरू हो रहे हैं उसमें मंदिरों में मठ में रामचरित मानस का पाठ होगा, और कहीं ना कहीं इसी को लेकर एक बार फिर अखिलेश यादव इस मुद्दे को कहीं ना कहीं उठाने की कोशिश कर रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य के भी इस पे बयान आता है कि देखिए, मंदिर में जिस तरह से रामचरित मानस का पाठ होगा, वही चौपाई जो है ढोल पशु शुद्ध गवार नारू, कहीं ना कहीं वही चौपाई फिर पढ़ी जाएगी, फिर कहीं ना कहीं अपमान करने की बात की जाए। तो कहीं ना कहीं देखिए, एक बात आपको और भी बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी भी इस मुद्दे को जिंदा रखना चाहती है। और ये देखिएगा, आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी जो धर्म की पिच होती है उस पर बहुत अच्छा मैच खेलती है। कहीं ना कहीं देखिएगा, इसमें आपको समाजवादी पार्टी को नुकसान होते दिखेगा। लेकिन अखिलेश यादव ने एक दांव चला है कि पिछड़ी जातियों को लेकर जिस तरह वो मैदान में उतरे और लगातार जो पिछड़ी जातियों का मुद्दा उठा रहे हैं, तो वो देखना चाह रहे हैं। ये भी एक तरह से समझ लीजिए कि ये उपयोग किया जा रहा है कि 24 में क्या ये मुद्दा चलेगा, इसी को लेकर लगातार ये मुद्दा कहीं खत्म ना हो जाए, तो अखिलेश यादव बीच बीच में बयान देते रहते हैं। ठीक है, जी मनीष जी। मुमताज पठान जी, अब बेरोजगारी मुद्दा नहीं रह गया है, अब महंगाई मुद्दा नहीं रह गया मुमताज भाई, अब आप लोग के लिए शूद्री एक मुद्दा रह गया है और जनजाति जनगणना यही एक मुद्दा रह गया। अब आपको मालूम हो गया है कि अब हमसे कुछ होने वाला नहीं, अब ये इसी को उठाओ, इसी पर जनता थोड़ा रिस्पांस करती है, वरना कोई रिस्पांस भी नहीं करता है। पार्टी हमेशा से चुनाव के अंदर अगर कोई मुद्दा उठाती है तो विकास का उठाती है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी जब भी चुनाव में जाते हैं तो समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में जो एक्सप्रेस वे बने हो, मेट्रो बनी हो, बेरोजगारी भत्ता मिला हो, कन्या विधवा मिला हो, लड़कियों को साइकिल मिली हो, किसानों को उनकी जो बीमा मिला हो, उसको लेकर मैदान में जाती है। और भारतीय जनता पार्टी के बारे में पूरा देश जानता है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा से सांप्रदायिक राजनीति करती है, सांप्रदायिक मुद्दों पे राजनीति करती है, सांप्रदायिक चिन्हों पर राजनीति करती है। आज उत्तर प्रदेश के अंदर 72 घंटे से विद्युत कर्मी हड़ताल पर हैं। प्रदेश में हाहाकार मचा हुआ है, प्रदेश के बिजली घरों पे ताले पड़े हुए हैं। आज प्रदेश के जो बड़े बड़े शहर हैं वहां रोडों पे आवारा पशु घूम रहे हैं, किसान रात को आवारा पशुओं से परेशान है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को इन मुद्दों से कुछ लेना देना नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की हमेशा से रणनीति रही है कि चुनाव के टाइम में जनता को हिंदू मुसलमान में बांटो, मंदिर मस्जिद में बांटो, भाई से भाई को लड़ाओ। ये इनका शगल रहा है, ये इनकी रणनीति रही है, ये इनकी राजनीति रही है। लेकिन हमेशा से समाजवादी पार्टी ने विकास की राजनीति की है, सभी को साथ लेने की राजनीति की है। समाजवादी अल्फाज ही अपने आप में एक मुकम्मल अल्फाज है, जिसकी परिभाषा है कि समाज का हर एक तबके को साथ लेके चलना, समाज के हर एक तबके का विकास की बात करना, समाज की अंतिम व्यक्ति के विकास की बात करना। आज रोडवेज का किराया बढ़ चुका है, यात्रा महंगी हो चुकी है, सिलेंडर पे अभी आपने देखे 50 रुपए एकदम बढ़ा है। ये अपने 5 किलो अनाज की बात तो करते हैं, लेकिन 5 किलो अनाज की बात भी पकाएगा किस चीज पे? वो 1100 रुपए का सिलेंडर खरीदेगा कैसे?
आज गरीब बहुत परेशान है, मजदूर परेशान है, बेरोजगार परेशान है। 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाला भी सामने आ रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी कोशिश में लगी हुई है निकाय चुनाव को लेकर। अभी मनीष जी, इन्होंने परसों शहरी विकास मॉडल पे बात की। इन्होंने कहा दलित की जमीन बिल्डर को देने के लिए अब जिलाधिकारी की परमिशन की आवश्यकता नहीं रहेगी। तो इसका मतलब यह हुआ कि भारतीय जनता पार्टी दलित की जमीनों को भी अब बिल्डरों को सौंप देना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी जो भी योजना बनाती है, जो भी रणनीति बनाती है, जो भी विकास की योजना बनाती है, उसका केंद्र बिंदु इनके उद्योगपति मित्र होते हैं, इनके उद्योगपति दोस्त होते हैं। इन्हें ना गरीब से कुछ लेना, ना इन्हें किसान से कुछ लेना, ना इन्हें कुछ बेरोजगार से कुछ लेना। ठीक है अब्दुल्ला भाई, बीजेपी को किसान से कुछ लेना देना नहीं, भाई को भाई से लड़ाया जा रहा है, नफरत फैलाई जा रही है, ऐसा अब्दुल्ला आरिफ जी मुमताज पठान का कहना है। लेकिन ये क्या कर रहे हैं, अखिलेश यादव क्या कर रहे हैं? अखिलेश यादव बार बार कह रहे हैं कि भाई शूद्र, मुख्यमंत्री शूद्र को लेकर साथ में घूम रहे हैं। आखिर वो कहना क्या चाहते हैं? आखिर शूद्र शब्द का प्रयोग वो क्यों कर रहे हैं? एक सम्मानित आदमी है, उन्होंने नाम तो नहीं लिया डिप्टी सीएम का, लेकिन वो एक सम्मानित आदमी है, मालूम है उन्हीं को कहा जा रहा है। आप इस तरह के शब्दों का, इस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं कि एक शूद्र को साथ में लेकर घूम रहे हैं। ये ठीक है, 500 साल से हम लड़ रहे हैं, कौन सी लड़ाई इन्होंने लड़ी है अभी तक? तो अगर आप मुलायम सिंह यादव को छोड़ दीजिए, जब से अखिलेश यादव आए हैं, सत्ता पाए हैं, जब से राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए, पूरी कमान संभाल ली, कितनी लड़ाई लड़ ली अखिलेश यादव ने? हमें तो नहीं दिखी। अब कांग्रेस को शायद दिखी हो, अब्दुल्ला भाई आपके साथ ही बराती रहे वो। मनीष जी देखिए, उत्तर प्रदेश की राजनीति जातिगत आंकड़ों के साथ घूम रही है और सपा और भाजपा का प्रायोजित षड्यंत्र है कि जातियों के खेल में उलझा के रखेंगे उत्तर प्रदेश की जनता को। विकास के मुद्दे पर बात नहीं होगी, बेरोजगारी के मुद्दे पर बात नहीं होगी, शूद्र पर बात होगी, दलित पर बात होगी, मुसलमान पर बात होगी, हिंदू पर बात होगी, ठाकुर पर बात होगी, यादवों पर बात होगी। ये एक दुर्भाग्य है प्रदेश का। पूरे देश के अंदर एक उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां पर जातिगत आंकड़ों के आधार पर टिकट मिलते हैं और जातिगत समीकरण के आधार पर नेता राजनीति करते हैं और समाजवादी पार्टी या बसपा ये सब जातिगत उन्माद फैलाने के जिम्मेदार हैं। जब तक उत्तर प्रदेश के अंदर कांग्रेस की सरकार रही है, ये सब ओबीसी, मुस्लिम, ब्राह्मण, ये सब लोग जितने भी बिरादरियां हिंदू और मुसलमानों में हैं, इन सब का हित सुरक्षित था उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार में। ये लगातार कांग्रेस को वोट देते आए हैं और देश के अंदर, अन्य राज्यों के अंदर भी आज भी ये वोट कांग्रेस को ही देते हैं। ये हालात कुछ और बात है, मुद्दों की राजनीति होती है, कभी बसपा, कभी भाजपा और कभी कांग्रेस, ये तो राजनीति का पहलू है। लेकिन कांग्रेस की सरकारों के अंदर हमेशा हर समाज का हित रहा है। लेकिन उत्तर प्रदेश की राजनीति का ये मैं दुर्भाग्य मानता हूँ कि एक डिप्टी सीएम पर आपत्तिजनक टिप्पणियां होती हैं और एक पूर्व मुख्यमंत्री पर आपत्तिजनक टिप्पणियां होती हैं। ये मैं पिछले 6 महीने से देख रहा हूँ, चाहे वो सदन के अंदर हो, चाहे वो सदन से बाहर हो। यहाँ तक के पिता के कार्यकाल तक का जिक्र आ जाता है भाजपा के नेताओं के द्वारा। आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी पर भी टिप्पणी करी जाती है और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी द्वारा उनके पिताजी पर टिप्पणी की जाती है, उनकी हैसियत गिनाई जाती है। तो ये राजनीति का दुर्भाग्य है उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश की राजनीति का कोई विजन नहीं है। अगर जनता इन दोनों दलों के चक्करों में आकर के वोटिंग करती रहेगी तो इसी तरह जातिगत उन्माद फैलता रहेगा और मैं नहीं मानता कि प्रदेश के अंदर खुशहाली आएगी या प्रदेश के अंदर आप उत्तर प्रदेश को अखंड बनाने का काम करेंगे। आप जातियों में बांटने का काम कर रहे हैं, आप जातिगत जनगणना का इंतजार कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं आप जातिगत जनगणना का इंतजार? जातिगत जनगणना तो हो जाएगी, आपको इतना बेसब्री से इंतजार क्यों है? मैं तो यही कहना चाहूंगा कि इस राजनीति से ऊपर उठ करके सोचना चाहिए। अखिलेश यादव तो कहते हैं केंद्र में कांग्रेस थी तो उन्होंने धोखा दे दिया हमें, वरना हमारे समय में तो जातिगत जनगणना हो जाती। धोखेबाज निकली कांग्रेस।
अगर धोखे की बात करेंगे आप, तो धोखे की बात तो मैं आपको पिछले 20-30 साल पहले ले जाऊंगा। बात लंबी हो जाएगी कि आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी ने कितना बड़ा धोखा हमें दिया था। अगर धोखे की बात आती है तो धोखा तो हम बता देंगे। 2017 में भी हम गठबंधन करने के लिए तैयार नहीं थे। उन्हें डर था इस बात का कि अल्पसंख्यक समुदाय जो है उसका वोट बैंक खिंचा जाएगा। उन्हें डर दिखा करके वोट लेते हैं लोग। भाजपा डराती है, अखिलेश पुचकारते हैं, देता कोई किसी को नहीं है अल्पसंख्यक समाज को। क्या दिया, क्या भागीदारी दी है? जब से उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, मुस्लिम नेताओं पर अत्याचार हो रहे हैं। मुस्लिम नेता लगातार जेल जा रहे हैं, उनके घर पे बुलडोजर चलाए जा रहे हैं। इसमें कहाँ अखिलेश यादव जी बोले हैं? आजम खान उनके कितने बड़े नेता थे। आजम खान एक नेक्स्ट सीएम माने जाते थे उत्तर प्रदेश के। उनके साथ क्या नहीं हो रहा। लेकिन एक राष्ट्रीय अध्यक्ष की हैसियत से, एक पूर्व मुख्यमंत्री की हैसियत से, लाए सोच करके, एक परिवार की हैसियत से उनके आजम खान साहब के साथ तो खड़े रहते। अगर माइनॉरिटी का वोट लेना है तो माइनॉरिटी को साथ तो देना पड़ेगा। अगर किसी भी समाज का वोट लेना है तो उसके हितों की तो सुरक्षा की रक्षा की बात करनी होगी, या वो वोट देता ही रहेगा वो समाज। मुमताज पठान जी, मतलब कि बस वोट ही लेना है, कुछ काम वाम नहीं करना है। इनका कहना है कुछ काम तो किया नहीं आपने, बस हम लोगों से वोट लिया और धोखा दिया। आप लोग सबसे बड़े धोखेबाज हैं और सिर्फ लड़ाने की राजनीति तो अब आपकी तरफ से शुरू होने लगी है महाराज। अभी तक तो चलिए बीजेपी शांत है जिसे कहा जाता था, अब तो आप लोग छेड़ रहे हैं, मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डाल रहे हैं, फिर कहेंगे मधुमक्खी हमें डंक ना मारे। तो ऐसा तो हो नहीं सकता है ना। प्रेस के प्रवक्ता महोदय हैं, उन्होंने बात की आजम खान साहब की। मैं जनाब से पूछना चाहता हूं कि आपका अभी छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ था, कि आपको राष्ट्रीय अधिवेशन में एक भी मुस्लिम चेहरा देश का नहीं मिला कि जिसका फोटो अपने होर्डिंग पे लगा देते? क्या मौलाना अब्दुल कलाम आजाद भी इस लायक नहीं थे कि आप उनकी तस्वीर भी पोस्टर होर्डिंग पे लगा देते? ये आपकी रणनीति है। आप जब 1914 का चुनाव हारे थे, आपने एंटोनी जी की क़यादत में एक कमेटी गठित की थी। उस कमेटी ने क्या कहा था वो जरा थोड़ा सा पढ़ना भाई साहब। रही बात समाजवादी पार्टी की और आजम खान साहब की, आजम खान साहब समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता है, बड़े नेता है, और समाजवादी पार्टी आजम खान के साथ है। अब मैं बात करता हूँ शूद्र की। राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने, मान्यवर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपका राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ था छत्तीसगढ़ में, क्या आपको एक भी मुस्लिम चेहरा इस लायक नहीं मिला कि उसकी तस्वीर सिंबॉलिक तरीके से ही उस होर्डिंग पे लगा देते? राजनीति नहीं करते भाई साहब, हमारी फोटो की राजनीति नहीं है कि हम आजम खान का फोटो पे हंगामा करें। अब मैं बात करता हूँ शुक्र वाली बात करता हूँ। राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने, क्यों इंतजार कर रहे हैं आप? इसकी बात बताइए, इस सवाल का जवाब दीजिए। जातिगत जनगणना का मुमताज भाई क्यों इंतजार कर रहे हैं? अब्दुल्ला भाई पूछ रहे हैं। जातिगत जनगणना होनी चाहिए और होनी चाहिए। बिहार में भी हो रही है, उत्तर प्रदेश में भी होनी चाहिए, और पता चलना चाहिए जो ये बार बार इल्जाम लगाते हैं कि सारी मलाई एक तबका खा जाता है, सारी मलाई फला वर्ग खा जाता है। तो अगर भारतीय जनता पार्टी की नियत में कोई शक नहीं है तो जाति जनगणना कहा चाहिए भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक वर्ग के लोगों को भी आपस में लड़ाना चाहती है, उन्हें बांटना चाहती है। क्योंकि जातीय जनगणना होने से पता चल जाएगा किसकी कितनी जनसंख्या है, कितनी संख्या है, उसी हिसाब से उन्हें उनकी हिस्सेदारी मिल रही है या नहीं मिल रही। भारतीय जनता पार्टी को इससे कुछ लेना देना नहीं। और बात रही शूद्र की, राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने उप मुख्यमंत्री जी का कहीं कोई नाम नहीं लिया, उनका कोई जिक्र नहीं किया। उन्हें क्यों ऐसा लग रहा है कि उन्हें कहा है? अच्छा ठीक है, तो बताइए कौन शूद्र घूम रहा है उनके साथ? एक शूद्र कहे, एक व्यक्ति है जो शूद्र है उनके साथ घूम रहा है, आप ही बता दीजिए। तो उन्होंने केशव जी का नाम तो नहीं लिया ना, माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी का नाम नहीं लिया उन्होंने। अरे तो बता दीजिए, आप ही बता दीजिए कौन है। तो क्या ब्रजेश पाठक नहीं, ये तो राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा है, मैं इस बारे में नहीं कह सकता कौन किसको कहा, लेकिन केशव जी को तो नहीं का नाम तो नहीं लिया उन्होंने। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को विकास से कोई लेना देना नहीं। प्रदेश के अंदर मुमताज भाई, उनसे आपके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनसे सवाल कुछ और पूछा जा रहा था, वो जवाब कुछ और दे रहे थे, और उन्होंने 2 बार जवाब दिया ताकि अगर कोई सुन ना पाए तो सुन ले। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के साथ एक शूद्र घूम रहे हैं,
फिर चुप हो गए, फिर उन्होंने कहा मुख्यमंत्री के साथ एक शूद्र घूम रहा है। मतलब जो समझ ना पाए एक बार फिर से समझे। तो कहीं ना कहीं इस तरह की जो राजनीति करने से एक अखिलेश यादव को लग रहा है कि जो वोट बैंक खिसक गए हैं, बीजेपी की तरफ चले गए या फिर अन्य पार्टियों की तरफ चले गए, वो आ जाएंगे 2024 में। नहीं, वोट बैंक तो बीजेपी का खिंचेगा। मनीष जी, आपने मैनपुरी में देखा, खतौली में देखा, इनकी सत्ताधारी पार्टी को कितनी बड़ी मात मिली है। रामपुर में बेईमानी से जीते तो भारतीय जनता पार्टी की जमीन खिसक रही है। ये बात मत कहिए, ये बात मत कहिए महाराज। ये बात क्यों कहते हैं आप लोग बार बार? आप लोग सत्ता में आ जाते हैं तो कहते हैं कि हेलो भैया वाह वाह है, और सत्ता से बाहर चले जाते हैं तो सब कुछ गड़बड़ है, यहाँ पर पूरा प्रशासन ही था। अरे सत्ता में तो बीजेपी थी ना, वो तो मैनपुरी चाहती, खतौली चाहती, रामपुर चाहती, वो कहीं भी चाहती, आप कुछ ना कर पाते अगर वो अपने पे आ जाते तो। मनीष जी, रामपुर में एक ऐसा वर्ग था जिस पर बीजेपी हमेशा से अपनी क्या कहूं मैं, अपनी गलत नियत रखती है, गलत विचार रखती है, जिनके बारे में उन्हें बहुत आसानी होगी वहां उसको काम करने में। और आपको पता है सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग के बारे में क्या कहा है, और चुनाव आयोग का चयन करने के लिए कमेटी गठित की है। तो ये तो पूरे देश को पता है कि भारतीय जनता पार्टी संविधान विरोधी है, और 2024 का चुनाव संविधान बचाने का है। अब MP MLA का चुनाव नहीं बचा, अब चुनाव संविधान बचाने का है, कानून बचाने का है। एक युवा लंदन में बचा रहे हैं संविधान को, और एक युवा उत्तर प्रदेश में बचा रहे हैं संविधान को। मतलब दो युवा है साथी में अब्दुल्ला भाई जी। दोनों लोग संविधान बचाने निकले हैं। देखिए, संविधान बचाने की तो लड़ाई है मनीष भाई, इसमें तो कोई दोहराए नहीं है। आज जिस तरीके से कार्रवाई चल रही है लोगों के ऊपर और खरीद फरोख्त का सिलसिला चल रहा है, मनमाने तरीके से काम कर रही है सरकार, कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। आज लंदन पे बोलने का अवसर क्यों मिला राहुल गांधी जी को? उन्होंने ये बात क्यों कही? जब भारत के अंदर संसद भवन के अंदर उनका माइक बंद कर दिया जाता है और सुनने वाला कोई नहीं होता, 4 कैबिनेट मिनिस्टर उन्हें बोलने नहीं देते, तो उन्होंने गलत क्या कहा है लंदन में? उन्होंने सही तो कहा है कि मुझे बोलने नहीं दिया जाता, मुझे आवाज नहीं उठाई जाती, और संविधान मुझे आजादी देता है कि मैं सदन के अंदर अपनी आवाज उठाऊं, समाज की आवाज उठाऊं। उन्होंने गलत क्या कहा है? ठीक है अब्दुल्ला भाई, बनाया हुआ प्रोपेगेंडा है। ठीक है राशिद, देखिए हर चीज का असर पड़ता है। लोकसभा का चुनाव है, राहुल गांधी के बयानों का भी असर पड़ेगा, क्योंकि बीजेपी उसको छोड़ नहीं रही है, लगातार इसको भुनाने की कोशिश कर रही है। हम भले ही उत्तर प्रदेश में बैठे हो, लेकिन ऐसे जो बयान जब आते हैं तो उसका असर उत्तर प्रदेश में भी देखने को मिलता है। आपको क्या लग रहा है, इतनी मेहनत की जाती है कार्यकर्ताओं के द्वारा, चाहे जैसे कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, बेचारे मेहनत कर रहे हैं, उनको मालूम है हमारी खोई हुई जमीन है, उसको हमको तलाशनी, हम उससे जद्दोजहद में लगे हुए हैं, फिर इस तरह का बयान आ जाता है। बीजेपी भाई उसको उस पॉइंट को छोड़ेगी नहीं, उसमें लग जाएगी, जी तोड़ से लग जाएगी, और कहीं ना कहीं उसका बेनिफिट भी बीजेपी को मिल जाएगा। ऐसे में ऐसे चीजों को कैसे कांग्रेस को रोकना चाहिए और कैसे अपनी जमीन को मजबूत करना चाहिए? कि अपने नेताओं को नहीं समझाना चाहिए कि सर देखो हम इतनी तैयारी कर रहे हैं और आप क्या कर रहे हो? नहीं, देखिए मनीष जी, आपको एक बात बता दूं कि देखिए उत्तर प्रदेश जो है देश का सबसे बड़ा स्टेट है। 80 सीटें लोकसभा की यहाँ चुनी जाती हैं, और उसी के बाद में यहाँ से जो सबसे ज्यादा सीटें निकालता है वही केंद्र में सरकार बनाता है। लेकिन आपने अपने ही शो में देखिए शतरंज में ये देख लिया होगा कि विपक्ष के 2 नेता यहाँ पे बैठे हुए हैं, सपा से और कांग्रेस से। देखिए आप इन दोनों का जो टकरार है वो साफ साफ दिखा रहा है कि जब ये एक हो नहीं सकते तो ये मुकाबला भारतीय जनता पार्टी से उत्तर प्रदेश में कैसे करेंगे? क्या आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी अकेले अपने दम पे कितनी लोकसभा सीटें ले आएगी या कांग्रेस ले आएगी? विपक्ष से ये उम्मीद लगाई जा रही थी कि जब एक साथ होगा तब कहीं जाके भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला करेगा। जब विपक्ष एकजुट है ही नहीं तो उत्तर प्रदेश में आप देखिएगा कि किस तरह से, जिस तरह से नारा दिया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कि इस बार 70+ सीटें, तो जिस तरह से चीजें देखने को मिल रही है उस तरह से लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अपने लक्ष्य के करीब पहुंची। दूसरी चीज आपको बता दूं, देखिए राहुल गांधी ने जो लंदन में अपना बयान दिया था, तो कहीं ना कहीं उस बयान को तोड़ मरोड़ को भी दिखाया जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस की तरफ से भी प्रतिक्रिया आ रही है कि राहुल गांधी ने जो बयान दिया उस बयान को कहीं ना कहीं डिवाइड करके छोटे छोटे उसके क्लिप करके कहीं सोशल मीडिया पे वायरल किया जा रहा है।
देखिए ये तो सभी जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के पास एक बड़ी टीम है ठीक। और सोशल नेटवर्किंग के जरिए वो किस तरह से ठीक सोशल है साइट राशिद। पे चीजों को फैलाते हैं। जी ठीक है राशिद, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप दोनों मेहमान हमारे साथ बने रहिए। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ। तो देखते हैं चैन न्यूज। ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आपका। तो उत्तर प्रदेश की 2024 की लड़ाई अब शूद्रों पर आई। किस तरह से अखिलेश यादव जिस तरह से बयान दे रहे हैं शूद्र को लेकर, उसके बाद पलटवार भी बीजेपी की तरफ से किया जा रहा है। तो मानो ऐसा लग रहा है कि जाति जनगणना और शूद्र को लेकर 2024 पर पूरे चुनाव टिका हुआ है, खासकर उत्तर प्रदेश के अंदर। और अखिलेश यादव यानी उनकी पार्टी सपा पार्टी इस पूरे मुद्दे को लेकर वो लामबंद है और इसी मुद्दे पर वो आगे चुनाव लड़ेगी। जिस तरह से शूद्र और जनजाति जनगणना को लेकर अखिलेश यादव लगातार अब बयान दे रहे हैं। हमारे साथ हमारे मेहमान भी जुड़े हुए हैं। हमारे साथ अजय गुप्ता जुड़ चुके हैं, बीजेपी नेता है। अजय गुप्ता जी, स्वागत है एचएन में आपका। अजय गुप्ता जी, अभी अब्दुल्ला आरिफ जो कि कांग्रेस के नेता है, मुमताज पठान सपा नेता है, उनका कहना है कि देखिए एक जिस तरह से बयान शूद्र को लेकर बयानबाजी हो रही है, उसमें यह है कि लोकतंत्र को की हत्या हुई है, लोकतंत्र नहीं मानती है बीजेपी। दूसरी तरफ ये कि जो बीजेपी है वो लड़वा रही है, बीजेपी दो भाइयों को लड़वा रही है, बीजेपी धर्मों को लड़वा रही है। तो बीजेपी सिर्फ लड़वाने का काम जानती है और बीजेपी कोई काम नहीं जानती है। अजय गुप्ता जी, लड़वाने का काम तो ये लोग करते हैं। पहले उनसे पूछिए, स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने जो बयान रामचरितमानस का जो लाइन का चौपाई है, क्या बोले उसमें क्या है, उसका हमें मतलब बताएं। ये लोग बताएं मतलब क्या होता है। ढोल गंवार शूद्र पशु और नारी सकल साधन के है अधिकारी, क्या मतलब होता है इसका? मुमताज भाई वो मतलब पूछ रहे हैं अजय गुप्ता जी। शूद्र पशु नारी ये सब है ताड़न के अधिकारी। तो इस बारे में तो मैं कुछ नहीं कहूंगा। हम तो सभी रामचरितमानस का हमारे राष्ट्रीय भी सम्मान करते हैं और कल ही रामचरितमानस के पाठ में भी वो गए थे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, आपको पता है। अब जो लिखा हुआ है उसके बारे में हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता महोदय हैं वो विस्तार से बताएंगे। पहले नहीं, वो तो बता ही रहे हैं, वो तो चिल्ला चिल्ला के बता रहे हैं। सदन में योगी जी ने बताया, आपके सीएम ने भी बताया। अब देखिए, अब आप जैसा कह रहे हैं कि अखिलेश यादव कल गए थे रामचरितमानस के पाठ में भी, अब उनको लग गया है कि इसमें कुछ है नहीं, अब हमने तो गड़बड़ कर दिया है, उसने रायता फैला दिया है आपके नेता ने, अब उस रायते को समेट रहे हैं। अजय गुप्ता जी, लगता है अजय गुप्ता जी से संपर्क टूट गया है। मुमताज पठान जी, रायते को समेट रहे हैं? नहीं मनीष जी, रायते को नहीं समेट रहे। भारतीय जनता पार्टी हमेशा से ऐसे मौकों की तलाश में रहती है कि उन्हें कैसे ना कैसे कोई भी ऐसी धार्मिक इशू मिल जाए जिनमें उनकी अपनी फसल तैयार करने का मौका मिल जाए, उस फसल को काट लें। लेकिन मैं बता दूं, जो इनका सांप्रदायिकता का मुद्दा है ये 10 साल से चल रहा है देश के अंदर और इसका पीक खत्म हो चुका है और जनता समझ चुकी है। कोई भी मुद्दा 1 या 2 चुनाव तक ही रहता है। अब जनता समझ चुकी है, जनता को चाहिए रोजगार, जनता को चाहिए शिक्षा, जनता को चाहिए स्वास्थ्य। कोरोना के टाइम में आप देख चुके हैं कि हम लोगों की क्या हालत हुई थी। उसमें कोरोना में ना हिंदू देखा था, ना मुसलमान देखा था, ना सिख देखा था, ना ईसाई देखा था। तो अब जनता को गारंटी चाहिए, सरकार ऐसी चाहिए। मुमताज भाई, यही तो बीजेपी कह रही है कि कोरोना के टाइम में हमने ना मुस्लिम देखा, ना सिख देखा, ना हिंदू देखा, ना शूद्र देखा, ना SC ST देखा, हमने तो कुछ नहीं देखा, हमने तो सबके लिए काम किया। अजय गुप्ता जी से हमारा संपर्क हुआ, फिर से जुड़ चुका है। अजय गुप्ता जी, देखिए रामचरितमानस के पाठ में गए हैं अखिलेश यादव, ऐसा मुमताज भाई बता रहे हैं, और उधर बुराई करते रहते हैं, नेता का अपने सपोर्ट करते हैं। तो मतलब वो किस ओर चलना चाहते हैं, क्या कंफ्यूज हो गए हैं?
जिस तरह से अभी आपने सुना भी था कि केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि वो कंफ्यूज है, तो क्या वो वास्तव में कंफ्यूज है? तारना इस सब को जो आप रामचरितमानस का चौपाई को लेकर वो जो स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो बताया ये गलत है। तारना का मतलब क्या होता है? इसका सीधा सामर्थ्य यह है कि ढोल गंवार शुद्ध पशु नारी के व्यवहार को ठीक से समझना चाहिए और देख रेख में रखना चाहिए एवं संरक्षक देना चाहिए। और तुलसीदास जी के इन चौपाई को लोग अपने जीवन में उतारते हैं, लेकिन इन जैसे लोग नहीं समझ पाते। और अब आप लोग को जनता 2024 में जवाब देगी मान्यवर, आप लोग घबराए नहीं। और इसलिए बिना सोचे समझे आरोप पर उतारू होना मूर्खता ही कार्य है। और मेरे ख्याल से तो ऐसे लोग भी इस चौपाई के अनुसार विशेष साधने तथा शिक्षा देने के लायक है। और मेरा ये मानना है कि 2024 क्या 29 तक छोड़वा, आप लोग जाकर सारे ये जो गठबंधन महागठबंधन बना रहे हो, ये महागठबंधन है, ये महागठबंधन है, ये पूरी जनता समझ चुकी है। 2024 में फिर मोदी जी आ रहे हैं और आप लोग जाके हरिद्वार में गंगा स्नान करके और पहाड़ पर जाकर 5 साल वहां पर सिद्धि कीजिए, तब जनता को थोड़ा बहुत विश्वास आएगा आप लोगों पर, तो अब कभी नहीं आने वाला आप लोग ऐसा मुद्दा तो कोई आप लोगों ने विकास का करी नहीं रहे, केवल जाति धर्म में बांट कर और जनता का मन इधर से उधर भटका है। अजय गुप्ता जी, अभी रामचरितमानस की बात हो रही है और अभी मुमताज पठान जी कह रहे हैं कि अभी अखिलेश यादव गए थे रामचरितमानस के पाठ में, गए थे, हो रहा था कहीं पर, तो वहां गए थे। अब ये सवाल ये है कि वो क्या वास्तव में कंफ्यूज है, उन्हें करना क्या है? अब उनके नेता ने बयान दे दिया है, अब वो समेटने पर लगे हुए हैं। अजय गुप्ता जी, आपको हमारी आवाज आ रही है? ठीक है, संपर्क टूट गया, दोबारा संपर्क साधेंगे। अब्दुल्ला भाई, देखिए, अजय गुप्ता का भी कहना है कि जाति धर्म के नाम पर इस वक्त सबसे ज्यादा अगर कोई लड़ा रहा है तो सपा लड़ा रही है या फिर कांग्रेस लड़ा रही है, क्योंकि सबसे ज्यादा बात जाति धर्म को लेकर इन्हीं पार्टियों के द्वारा किया जा रहा है, बीजेपी के द्वारा नहीं किया जा रहा है। कहीं भी जा रहे हैं तो वहां पर यह कहा जा रहा है कि धार्मिक भावना के साथ खिलवाड़ हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, भाई भाई को लड़ाया जा रहा है, कुछ भी हो रहा है, दो धर्मों को लड़ाया जा रहा है। तो सबसे ज्यादा तो बात आप लोग उठा रहे हैं ना अब्दुल्ला भाई। बीजेपी तो अभी इस वक्त तो शांत बैठी हुई है। बीजेपी इज द मदर ऑफ कास्ट पॉलिटिक्स। और बीजेपी वाले कहते हैं कि गंगा में डुबकी लगा लो। गंगा में डुबकी तो 2024 में लगाने की संभावना बन रही है इन लोगों की। इनके पाप धुलने का काम होगा 2024 में। भाई से भाई को तो लोगों ने लड़ाया है 2014 के बाद, और किसने लड़ाया है? और नाम आप कांग्रेस का ले रहे हैं या समाजवादी पार्टी का ले रहे हैं। समाजवादी पार्टी तो क्षेत्रीय दल है, आज राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस है और बीजेपी है, आमने सामने की टक्कर है। कांग्रेस के किस दल है? इसलिए बोल रहे हैं कई जगहों पे तो गायब सी हो गई है कांग्रेस। अब्दुल्ला भाई, हेलो, कह रहे कई जगहों पर गायब हो गई है अब्दुल्ला भाई अब कांग्रेस। नहीं, देखिए, गायब हो गई, नुकसान मंजूर है, नुकसान मंजूर है। भाजपा की तरह बांट करके फायदा उठाने वाली पॉलिटिक्स कांग्रेस नहीं करती। कांग्रेस शायद 20 साल और ना आए, लेकिन गलत बयानबाजियों के आधार पर, बांटने के आधार पर सत्ता में नहीं आएगी। तो मतलब राहुल गांधी बयान दे रहे हैं विदेश में जाके और लोगों से मांग रहे हैं कि भैया आओ और हमारे देश को बचाओ, वो गलत बयानबाजी नहीं है। बताइए आप, जब देश के अंदर उस नेता की नहीं सुनी जा रही है, ईडी उनके पीछे लगाई जा रही है, माइक उनके पार्लियामेंट में बंद किए जा रहे हैं, तो वो क्या करेगा आदमी? वो इंटरनेशनल लेवल पे आवाज तो उठाएगा। और जब पार्टी के सारे कार्यकर्ताओं को ले जाए, सारे कार्यकर्ताओं को विदेश लेकर जाए ना। ये कोई सेंस वाली बात नहीं होती मनीष भाई। आप ये लीजिए, आप ही कह रहे हैं अब्दुल्ला भाई, अब्दुल्ला भाई आप ही कह रहे हैं। देखिए अब्दुल्ला भाई, आप ही कह रहे हैं, बात हमने भी नहीं कही। आप कह रहे हैं कि बात नहीं सुनी जा रही, तो ले जाए विदेश। कांग्रेस अपने कार्यकर्ताओं को ले एक आदमी से शायद विदेशी
एक आदमी से, एक अकेला राहुल गांधी की तो बात नहीं सुनेंगे। हो सकता है खड़गे चले जाए, सोनिया गांधी चले जाए, आप लोग चले जाए तो शायद बात भी बन जाए कुछ। नहीं, हम लोग अगर चले गए तो ये बीजेपी जो है सड़क पर आ जाएगी कटोरा लेके। तो यही तो आप चाह रहे हैं, यही तो आप चाह रहे हैं, तो नहीं, आप जीत तो आप ये ही की नहीं चाह होगी। रहे हैं, आप ये नहीं चाह रहे हैं। आपने फिर वही बात की है। मैं इस बात पे आपकी आपत्ति दर्ज कराता हूँ हाँ। आपके ही चैनल के माध्यम से हाँ। कि कांग्रेस के कार्यकर्ता कैसे चले जाएंगे। आपने कहा कि कांग्रेस के कार्यकर्ता को भी ले जाओ। आप लोग, आप ही तो कह रहे हैं महाराज, आप ही ने तो ये बात कही, भैया, हमने नहीं कांग्रेस के कही। कार्यकर्ता तो आपने अपने कहा अपने हमारी जनपदों बात में यहाँ नहीं प्रदर्शन सुनी करने गई, में सक्षम है। राहुल गांधी की बात यहाँ नहीं सुनी गई तो वो विदेश में जाकर बोल रहे, यहाँ माइक बंद हो जा रहा है। राहुल ठीक है? गांधी को क्या हर नागरिक को राइट है? नहीं ठीक है, खाली आपकी राहुल बात गांधी हम को मान राइट लिए है कि राहुल इंडिया गांधी की का बात आवाज यहाँ उठाएगा। नहीं सुनी जाती है, उन्हें बीबीसी से ज्यादा मोहब्बत है, यहाँ के मीडिया से ज्यादा मोहब्बत नहीं है, वो भी चलिए हम मान लेते शुरू हैं। कर दी गई बीबीसी से मोहब्बत है। ठीक है, अरे वो भी मोदी हम जी मान को लेते हैं। ABC से अब्दुल्ला भाई सुन तो मोहब्बत है, आज लीजिए, तक से मोहब्बत है। अब्दुल्ला भाई सुन तो आप लीजिए। बता दीजिएगा कांग्रेस को हम BBC से हम मोहब्बत कह रहे हैं कि है। बढ़िया है, अदानी ने खरीद हम लिया। ये नहीं कह रहे, हम कह रहे बढ़िया है, हम कह रहे अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब्दुल्ला भाई जब आप लोगों की यहाँ सुनी नहीं जा रही है और विदेश में ही लोग सुनेंगे, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि एक आदमी से तो सुनेंगे नहीं। अगर पार्टी को लोग जाएंगे वहां पर, बैठेंगे वहां पर, उनके साथ बातचीत करेंगे तो शायद हो सकता है कुछ सुनवाई उनवाई हो जाए। मनीष भाई, पार्टी के लोग यहाँ सक्षम हैं अपनी आवाज उठाने के लिए। अब यहाँ देखिए, बहुत दो बड़ा बात मत कीजिए कार्यकर्ता- अब्दुल्ला भाई, एक बात पे रहिए। अभी कह रहे सक्षम है, फिर कह रहे यहाँ उठती नहीं है, विदेश में जाना पड़ता है। देखिए मेरी बात सुनिए, कार्यकर्ता राहुल गांधी का, कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता यहाँ सक्षम है, सड़क पर उतरने के लिए सक्षम है। आपका नेता लेकिन सक्षम जब नहीं है, हमारे नेता आपका की नेता बात- सक्षम नहीं है। जब हमारे नेता की बात आप नेशनल लेवल पर रोकोगे तो इंटरनेशनल पे जाने के लिए तो उसका अधिकार है। हर नागरिक का अधिकार है इंटरनेशनल लेवल पर अपनी बात तो को रखने का। मतलब कि और नहीं, यही जब है ना से कि मजे की बात सुनिए, आप सक्षम नहीं है, मजे की राहुल बात गांधी यहाँ सुनिए। सक्षम नहीं है। ये मजे की बात सुनिए, आप पार्लियामेंट में आपने आवाज रोक दी, इंटरनेशनल लेवल पे आप आवाज नहीं उठा पाए, आप रोक नहीं पाओगे आवाज। और जब आवाज नहीं रुकी तो परेशान हो गई बीजेपी जब भी तो ये जवाब मांग रही है। और कल राहुल गांधी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बता दिया। कहाँ जवाब दिया अब्दुल्ला भाई, कहाँ जवाब दिया? अरे भाई साहब, कल राहुल गांधी उन्होंने जी जवाब ने कहाँ दिया। दिया? प्रेस कॉन्फ्रेंस तो की, उन्होंने जवाब कहाँ दिया अब्दुल्ला भाई? उन्होंने फिर देखिए- वही रटी रटाई बात कही जो वो उन्होंने कहा कि मैंने जो बात कही थी उसको हटा दिया गया। उन्होंने ये कहा कि वो विदेश में जाकर जो कह कर आए हैं वो बिल्कुल सही है, या फिर जो भी है उस बात को उन्होंने कहा कही। तो जो उन्होंने बात कह दी वो तो सही है ही मनीष जी। अब्दुल्ला भाई, आप भी जान रहे हैं कि आप लोग मेहनत करते हैं, पानी फेर देते हैं राहुल गांधी। अब क्या करें, आप लोग की भी मजबूरी नहीं, है, ऐसा कुछ नहीं आप है। नहीं, लोग कोई आपकी भी पानी मजबूरी वानी समझ कुछ नहीं सकते फेरा हैं, है। समझ सकते हैं दोनों अब्दुल्ला की भाई। आइडियोलॉजी लेकिन में जमीन आसमान 2024 का के फर्क है। चुनाव में 2024 के चुनाव में इसका असर भी देखने को मिलेगा अब्दुल्ला भाई, इस बात को भी याद रखिएगा। चलिए जस्ट सर वेट एंड वॉच। ठीक है, अजय गुप्ता जी एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। अजय गुप्ता जी, देखिए सीधी सी बात है कि भाई आज जो चुनाव हो रहे हैं और जो चुनाव का जो दौर है, इस दौर में, आज के दौर में और पहले के दौर में बड़ा अंतर आ गया है। अब देखिए यहाँ पर शूद्र की बात होने लगी, या अब बाहर जाकर लोकतंत्र खतरे में, इस तरह की बात होने लगी। मतलब अब एक चुनाव क्या क्या करवा रहा है? देखिए, मैं पहले भी आप लोग को बता चुका हूँ कि पूरी देश की जनता समझ चुकी है। बताइए, जिस भारत देश का टंका पूरे विश्व में बज रहा है और वही देश के राहुल गांधी जैसे लोग जाकर और इंग्लैंड में बोलते हैं कि लोग, भारत का लोकतंत्र खतरे में है, इससे शर्म की बात क्या हो सकती है। इसलिए मैं अब्दुल्ला जी हो या इन सब लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि अब भी आंख आप लोग को अगर खुले देखें कि ऐसे लोग जो भारत में रह के और भारत जैसे विकसित देश को मोदी जी के नेतृत्व में जो इतना आगे बढ़ा है, जिसका पूरी दुनिया लोहा मान रही है, वो व्यक्ति जाकर इंग्लैंड में अपने देश का बुराई करता है। इससे शर्म की बात और कुछ नहीं हो सकती है। और यही बात का जवाब 2024 में देश की जनता, जो देश की भोली भाली जनता को ये लोग ठगने का काम कर रहे हैं, जातिवाद में बांटकर, धर्म में बांटकर, कोई विकास का मुद्दा पर ये लोग बात नहीं कर रहे हैं, शूद्र पर बात कर रहे हैं, जाति पे बात कर रहे हैं। तो देश की जनता जान चुकी है। आज जाइए, हर जगह मैं सोशल मीडिया हो, हर जगह सुनता रहता हूँ, जहाँ भी लोगों से इंटरव्यू लिया जा रहा है, सारे लोग, महिला की तादाद इतनी बड़ी और सारे लोग मोदी मोदी, 2024 में मोदी मोदी, सारे लोगों के नाम में मोदी मोदी है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक
कहीं भी मैं देख रहा हूँ ऐसे ऐसे प्रोग्राम जहाँ पे प्रेस रिपोर्टर हमारे लोग जो जाके इंटरव्यू ले रहे हैं, सारे लोग कह रहे हैं हाँ 2024 में मोदी जी आएंगे, वो विकास किए हैं, वो काम किए हैं, हर सेक्टर में काम किए हैं, हर क्षेत्र में काम किए हैं, चाहे वो कितना योजना हो। अब मैं आप लोगों को बताऊं तो कल हो जाएगा, एक दिन का समय चाहिए, इतना योजना जो मोदी जी के नेतृत्व में हुआ। तो ये सारी चीजें हैं, हम लोग विकास की बात करते हैं और विकास के मुद्दा को लेकर हम लोगों तक जाएंगे। इसमें जी मोदी जी का विकास का काम, उसी पर हम लोग 2024 में चुनाव लड़ेंगे और निश्चित रूप से जनता फिर दोबारा मोदी जी को देखना चाह रही है और मोदी जी आएंगे। और इन लोग को मैं सजेशन देना चाहूंगा कि ये लोग हरिद्वार के गंगा जी में जाकर नहाए और पहाड़ पर जाकर सिद्धि करे, 5 साल तब थोड़ा बहुत पाप कटेगा और लोग इन लोगों को और देश से माफी को मांगना ही चाहिए ऐसे लोग। मुमताज पठान जी, 2024 में फिर मोदी राज आएगा और आप लोगों को गंगा जाकर नहाना चाहिए और पहाड़ों पर जाकर सिद्धि उद्धि करनी चाहिए भाई। मनीष जी, भारतीय जनता पार्टी की जो हार है उसकी बौखलाहट में बता सकता हूं कि बिहार में किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ईडी सीबीआई का इस्तेमाल कर रही है। ये इस बात का सबूत है कि भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त होने वाली है। दूसरा सबूत इनका, इन्होंने आपने महाराष्ट्र में देखा होगा कि महाराष्ट्र में क्या हुआ, पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की हालत खराब है, कर्नाटक में भी भारतीय जनता पार्टी की हालत खराब है, दिल्ली में मनोज सिसोदिया साहब को किस तरीके से दबाने की कोशिश करी। तो ये भारतीय जनता पार्टी का परेशानी में ही है भारतीय जनता पार्टी, और भारतीय जनता पार्टी को हार दिखाई दे रही है। किस तरीके से विपक्ष की आवाज ये दबाना चाहते हैं। आपने राहुल गांधी जी का जिक्र किया कि राहुल गांधी जी ने विदेश में जाकर ऐसी बात कही वैसी बात कही। मैं इस बात को गलत नहीं कहूंगा, क्योंकि हमारे वर्तमान के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी विदेश में जाके कहा था कि हमारे देश की हालत ऐसी है कि कोई व्यक्ति दोबारा जन्म अपने देश में नहीं लेना चाहेगा। और यही प्रधानमंत्री जी हैं जिन्होंने यूएस में जाकर कहा था अब की बार ट्रम्प सरकार। ये कौन सी विदेश नीति थी? आज अगर राहुल गांधी जी ने वहां जाकर कुछ कहा है तो उस पर इतना हाय हल्ला मचाने का भारतीय जनता पार्टी को कोई हक नहीं है। मतलब आप खुलकर समर्थन कर रहे हैं? देखिए, ऐसी इसमें कोई गलत बात नहीं है। अगर मोदी जी ने भी सही किया था तो फिर राहुल जी ने भी सही किया है। अगर राहुल जी ने गलत किया है तो मोदी जी ने भी गलत किया होगा। एक ही चीज के लिए दो कानून नहीं हो सकते। मतलब कि अगर अजय गुप्ता जी अगर उसमें कुएं में कूदेंगे तो मुमताज पठान जी भी कुएं में कूदेंगे? नहीं, अजय गुप्ता जी अगर वही गलती कर रहे हैं, ऐसा ही होना चाहिए ना। अजय गुप्ता जी को भी कहने का नहीं, अजय गुप्ता जी अगर कुएं में कूदने के लिए तैयार होते हैं तो मुमताज पठान भाई भी कुएं में कूदने के लिए तैयार हो जाएंगे। ये कुएं में कूदने की बात नहीं है मनीष जी, बात तो यही है ना भाई, बात तो यही है। अगर आपको लग रहा है कि अगले ने गलत किया है तो हमको भी गलत करना चाहिए, यही राइट है ना, यही है ना। कहा था अब की बार ट्रम्प सरकार। मैं कह रहा हूँ मुमताज पठान जी, अगर आपको लग रहा है कि उन्होंने गलत कहा था, ठीक है, आप मान रहे उन्होंने गलत कहा था, तो क्या अखिलेश यादव को भी गलत कहना चाहिए? अखिलेश यादव और राहुल गांधी को भी गलत कहना चाहिए? कम से कम भारतीय जनता पार्टी को तो गलत नहीं कहना चाहिए। हम कह रहे हैं कि उन्होंने गलत कहा। आप लोग जैसे कह रहे हो लड़ाने की इसकी उसकी राजनीति करते हैं, तो इसकी उसकी राजनीति में उन्होंने गलत कहा। आप लोग बहुत तो साफ सुथरे इंसान रहे, पूरी साफ सुथरी राजनीति करते हैं। कांग्रेस बड़ी साफ सुथरी राजनीति करती है, अखिलेश यादव बड़ा साफ सुथरी राजनीति करते हैं, तो वो क्यों कह रहे हैं? वो समर्थन करने का मतलब कि आप लोग ने वो बात कही। मनीष जी, हम ये कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को राहुल गांधी जी पे उंगली उठाने का अधिकार नहीं है। अरे क्यों नहीं है भाई, वो तो उठाएंगे। आप समर्थन कर रहे हो, वो तो उठाएंगे। वो तो कह रहे हम कुएं में कूद रहे हैं, तुम क्यों कुएं में कूदोगे? मनीष जी, और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, असल लड़ाई देश में अब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान को बचाने की है। देश की जनता को पता है कि अब चुनी हुई सरकार भाई देखिए, ऐसा है, संविधान कभी खतरे में नहीं रहा है। ये सब कहने की बातें हैं और ये सब आप लोग कहकर आज अराजकता फैला देते हैं। आप लोग समझ नहीं पाते हैं, कह तो रहे संविधान खतरे में, संविधान खतरे में। इससे अराजकता फैलती है। संविधान कहाँ खतरे में है? कोई बता नहीं पाएगा संविधान खतरे में। आप कहते हैं ईडी सीबीआई ने छापेमारी की है, ठीक है, ईडी सीबीआई ने छापेमारी की है, ये आज से नहीं पहले से चला आ रहा है। जो पार्टी रह रही है वो पार्टी अपने
प्रतिद्वंदी के खिलाफ इसी तरह की कार्रवाई करती है। कांग्रेस ने भी किया, ये भी कर रही है। और अगर इनके पास पहले से अगर कोई सबूत होगा तो कोर्ट में पेश होगा, अगर गलत नहीं होंगे तो छूट जाएंगे, गलत होंगे तो फिर जेल में जाएंगे। भाई ईडी सीबीआई सबूत के आधार पर ही तो मुमताज भाई काम करेगी कि बिना सबूत के आधार पर काम करेगी? हमको इसका जवाब दे दीजिए मुमताज पठान जी। देखिए, सीबीआई और ईडी की बात यह है कि आप पश्चिम बंगाल का उदाहरण था। पश्चिम बंगाल में जिन नेताओं पे मुकदमे चल रहे थे पिछले विधानसभा चुनाव में, वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करते हैं, उन्हें क्लीन चिट मिल जाती है। तो ये तो सबको पता है कि अगर भारतीय जनता पार्टी की मशीन से अपनी धुलाई करा लोगे तो आप क्लीन हो जाओगे। अगर विपक्ष में हो, आवाज उठाओगे, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आवाज उठाओगे, तो आप पे फर्जी मुकदमे लगाकर आपकी छवि खराब करने की कोशिश की जाएगी, आपको आपकी आवाज दबाने की कोशिश की जाएगी। और पूरी दुनिया को मालूम है आज हमारे देश की रैंकिंग हर मसले में दिन बर दिन निचले स्तर पे जा पहुंच रही है। ये सबको मालूम है, पूरी दुनिया को मालूम है। भारतीय जनता पार्टी नहीं, पूरी दुनिया तो आज मोदी कह रही है भैया, ये भी मालूम है, ये चीज आपको दिख नहीं रही है, मोदी कह रही है। ठीक है अजय गुप्ता जी, सवाल ये अजय गुप्ता जी, देखिए इनका कहना है कि संविधान बड़ा खतरे में आ गया है। आप लोग जब से संविधान खतरे में है और इसी को लेकर हम लोग उतरेंगे मैदान में 2024 के, उत्तर प्रदेश में भी उतरेंगे। और मोदी जी के 9 साल के राज्य में जितने शिक्षा लोग ग्रहण किया है, जितना पढ़ाई पर लोग जोड़ दिया है, वो अब समझ चुके हैं कि हाँ अब लोग हमें बेवकूफ नहीं बना सकते। तो आप जनता को बेवकूफ मत समझिए। 5वें स्थान पर है भारत अब। जी 5वें स्थान पर अर्थव्यवस्था है। लेकिन सर बार बार ये लोग तो ईडी और सीबीआई की बात करते हैं ना। अब 2024 में इसी मुद्दे को लेकर तो ये लोग चुनाव में रणनीति बना रहे हैं। तो ये मुद्दा लेके जाएंगे तो बस, अगर मानते हैं कोई चोर चोरी करेगा तो पुलिस तो पकड़ेगी ही, सबके बुनियाद पर भी पकड़ेगी। अगर आरोप तय होगा तो उसे जेल ले जाएगी, और आरोप बेबुनियाद होगा तो उसे बाइज्जत नहीं कोर्ट कर देगी। तो पुलिस का, ईडी का, सीडी के जो संस्था इसकी काम है, तो किसी बात का अगर सबूत मिलता है तो ईडी संस्था है। नहीं अजय गुप्ता जी, एक चीज तो आप लोग अजय गुप्ता जी, एक चीज आप लोग को माननी पड़ेगी, और ये चीज आप माने ना माने आपके ऊपर निर्भर करता है, सबकी सोच अलग अलग है। लेकिन आज विपक्ष के पास कोई चेहरा नहीं है कि वो लड़ा सके, और प्रधानमंत्री का कोई ऐसा चेहरा नहीं है। इसका बेनिफिट आपको मिल रहा है सर, इसका बेनिफिट आपको मिल रहा है। वरना देश के अंदर महंगाई बहुत हो गई है, वरना देश के अंदर अजय भाई आपको भी मालूम है महंगाई बहुत हो गई है, और उस महंगाई आप लोगों को ले डूबती। लेकिन देश में ऐसा कोई चेहरा नहीं है जो वो मुकाबला कर सके, जिसका बेनिफिट आप उठा रहे हैं। ये महंगाई का मुद्दा, ये महंगाई कौन कह रहा है आपको महंगाई का मुद्दा? आप जब कैलकुलेशन करोगे, शुरू से उठा के देखोगे, आपको समझ में आ जाएगा कहीं महंगाई नहीं है, सब लोग खुश है। अजय गुप्ता जी, अब भाई जो सिलेंडर 450 में मिलता था, अगर वो 1200-1500 में मिलेगा तो यही हाल होगा। अब आप सोचिए, अरहर की दाल पर चले जाइए, उसके रेट बढ़ गए 100 रुपये किलो तो अरहर की दाल मिल रहे हैं। अगर आप तेल के दाम ले लीजिए तो वो कहाँ पहुँच गए 160, कहाँ आप खरीदते थे 60 रुपये में, वो 160। सर दुगने दाम में, ये आप भी जान रहे हैं अजय भाई। लेकिन अब आपकी भी मजबूरी है, बोल नहीं सकते, आपको भी मालूम है कि कैसे बोले। लेकिन महंगाई है, लेकिन इस मुद्दे को विपक्ष भुला नहीं पा रहा। कमी विपक्ष के अंदर ये है। अजय गुप्ता जी, आज देश की जनता, अगर कोई 5 रुपए का सामान है, अगर 6 रुपए में मिले, अगर ये मोदी जी महंगाई नहीं ना कर रहे हैं, इस तरह का जब तेल का रेट बढ़ता है, कच्चा तेल का रेट बढ़ता है, तो वहाँ हर चीज का थोड़ा बहुत रेट बढ़ जाता है। नहीं जनता अजय भाई, अगर हम उस पर जाएंगे तो अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में बहुत सारी चीजें अगर हम देखेंगे तो वो सस्ती है, जो कि यहाँ पर अपने देश में उस चीज को फिर महंगी करके दिया। पेट्रोल के दाम की मैं बात कर रहा हूँ। उसके बाद क्या है, फिर चीजें महंगी हो जाती है, और चीजें एक चीज नहीं महंगी होती है। अजय गुप्ता जी, मैं आपको बताऊं, रेस्टोरेंट महंगे हो जाते हैं, ढाबे महंगे हो जाते हैं, हर चीज महंगी हो जाती है। तो इस पर किसी का ध्यान नहीं जाता है। गरीब तबके के लोग क्या है, क्या नहीं खा रहे हैं, आप किसी को कुछ नहीं मालूम है। बस चल रही है जिंदगी, चल रही है, क्योंकि भाई अब कोई विकल्प नहीं है। ना ही विकल्प ये है विपक्ष हो पा रहा है, और जो विकल्प है वो महंगाई कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। अजय गुप्ता जी, वाला
योजनाएं कुछ इशू आ रहा है अजय गुप्ता जी का। ठीक है। मुमताज पठान जी, सवाल ये है मुमताज भाई कि विपक्ष के पास कोई ऐसा चेहरा नहीं है जो मुकाबला कर सके बीजेपी का। आपके पास तो मुद्दे ही नहीं है ढंग के। आप लोग महंगाई मुद्दा है इतना बड़ा, वो उस मुद्दे को आप लोग ना उठा पाते हैं ना भुना पाते हैं। एक वक्त था जब बीजेपी विपक्ष में बैठती थी, वो देखिए मुद्दों को उठाती थी, और आज आप लोग मुद्दे ही नहीं उठा पा रहे। कैसे लड़ाई करेंगे आप केंद्र से? मनीष भाई, समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी की जन विरोधी सरकार की कलाई खोल रही है पूरी तरीके से। जनता को बताने का काम कर रही है किस तरीके से उन्होंने गैस सिलेंडर महंगा किया, किस तरीके से उन्होंने रोडवेज के किराए महंगे किए, किस तरीके से बिजली महंगी करने वाले हैं, किस तरीके से ये शिक्षा का प्राइवेटाइजेशन करने वाले हैं, किस तरीके से दलितों की जमीन ये बिल्डरों को सौंपने वाले हैं, और अडानी जी के मसले पर भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से खामोश है। अडानी जी के मसले को दबाने के लिए भारतीय जनता पार्टी नए नए राहुल जी का इधर का उधर के मुद्दे ला रही है। तो ये देश की जनता अच्छी तरीके से देख रही है, और देश की जनता 2024 में भारतीय जनता पार्टी को इस चीज का जवाब देगी। भारतीय जनता पार्टी की हार निश्चित है। मैं आपको बता रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी की हार होगी। कैसे देगी? अगर राहुल गांधी विदेश में जाकर अगर इस तरह की बयानबाजी करेंगे और फिर कांग्रेस चाहेगी कि उनको जनता वोट करे, कैसे करेगी? अरे अगर अखिलेश यादव शूद्र के नाम पर और रामचरितमानस की चौपाइयों के नाम पर वो मैदान में उतरेंगे, कौन आपको वोट करेगा सर? अखिलेश जी रामचरितमानस का बेहद सम्मान करते हैं, सभी धार्मिक किताबों का सम्मान करते हैं, सभी धार्मिक धर्मों का सम्मान करते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की आईटी सेल है। भारतीय जनता पार्टी की जो आईटी सेल है, ये लगातार इस तरीके के समाचार चलाती रहती है। ऐसा कुछ नहीं, जनता देख रही है। जनता इनसे विकास के नाम पर हिसाब किताब मांगेगी। जनता तो बहुत कुछ देख रही है। बहुत बहुत धन्यवाद मुमताज पठान जी, अजय गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए। तो जनता देखिए भाई समझदार है, जनता बहुत कुछ देख रही है। जनता महंगाई भी देख रही है, लेकिन जनता ये भी देख रही है कि हम विकल्प के रूप में चुने किसको, और विपक्ष सही से मुद्दों को उठा नहीं पा रहा है, जो बहुत जरूरी है। एक मजबूत विपक्ष जो है वो नहीं दिख रहा है। इस कारण कहीं ना कहीं चीजें हावी होती चली जाती हैं और जो सत्ता पक्ष है वो मजबूत होता चला जाता है। बहरहाल हमारे इस खास पेशकश में बस इतना ही है। मुझे दीजिए इजाजत, और खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए चैन न्यूज़। नमस्कार। जिन्होंने बढ़ाया उत्तराखंड का मान, एचएनएन ने दिया उन्हें सम्मान। हर तबके को सम्मान देने की कोशिश रही हमारी। अब की बार है ऑफिसर्स की बारी। खाकी के सम्मान में पुलिस ब्रेवरी अवार्ड, शिक्षा के योगदान में